वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग जो चैप्टर है क्लास 10 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर भी है। तो चैप्टर को हम 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे। मैंने कह सकते हो कि एक जो है 2 केस स्टडीज़ पढ़ेंगे, देन वी विल सी क्यों पावर शेयरिंग चाहिए नहीं चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, तो मतलब कह सकते हो कि ये चैप्टर 3 हिस्से में डिवाइड है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो डेमोक्रेसी के बारे में बात होगी कि डेमोक्रेसी जब भी सिविक्स आएगा आपको डेमोक्रेसी आएगा ही। तो डेमोक्रेसी के बारे में कहा जाता है कि डेमोक्रेसी इज नॉट द रूल ऑफ जस्ट मेजोरिटी अलोन बट द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट ऑफ ऑल। तो डेमोक्रेसी में सिर्फ कोई एक कंट्री का मेजोरिटी जो लोग हैं वो नहीं चला सकते हैं, या जो माइनॉरिटी है सिर्फ उनकी नहीं चलेगी, सबकी पार्टिसिपेशन होगी। और अगर नहीं होगी तो क्या प्रॉब्लम आएगा, ये चैप्टर का कोर है। मतलब आप इसको शॉर्ट एग्जांपल से समझो कि इंडिया में जो है अलग अलग कम्युनिटीज़ है, हिंदूज है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, जैन है, पारसी है, बुद्धिस्ट है, एंड नॉट अदर आर देयर। तो मान के चलो कि अगर कंट्री को जो मेजोरिटीज़ है हिंदू कंट्रोल करने लगे तो किस तरह से हो जाएगा, या किसी कंट्री में अगर ऐसा होता है तो कैसा हो जाएगा, या किसी कंट्री को आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर एक माइनॉरिटी सेक्शन ही कंट्रोल करने लगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये चैप्टर का कह सकते हो, फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये चैप्टर की कोर है। तो चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, सबसे पहले इस चैप्टर में जो है बेसिक्स पावर शेयरिंग क्या होता है नहीं होता थोड़ा सा बात करेंगे, आगे डिटेल में बात करेंगे। बेल्जियम का केस स्टडीज, श्रीलंका का केस स्टडीज, बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग क्या है, पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और बस की कॉन्सेप्ट एंड कंक्लूजन। दीज आर द इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? पावर शेयरिंग का मतलब होता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स, लेवल्स एंड ग्रुप इन सोसाइटी। अब आपके मन में आते होंगे कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट ऑर्गन्स, हालांकि इसको आगे हम डिटेल में बात करेंगे, बट अभी शॉर्ट में आपको समझा दे रहा हूँ कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट ऑर्गन का मतलब हो गया क्या, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और थर्ड जो हो गया ये हो गया जुडिशरी। नेक्स्ट चीजें हैं डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, इसका मतलब क्या हो गया, सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। ये 3 तरीके से, ठीक है। एंड ग्रुप्स की अगर बात करेंगे तो ग्रुप्स का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे सोशल ग्रुप्स होते हैं, जैसे आगे इस चैप्टर में ही बात करेंगे। तो सोशल ग्रुप का मतलब अलग अलग कम्युनिटीज़ के बीच में, या पावर ग्रुप या प्रेशर ग्रुप, इसको चैप्टर में डिटेल में बात करेंगे। अभी आप ये दोनों को समझो कि पावर का डिवीजन जो है अलग तरीके से हो सकता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के रूप में, या सेंटर, स्टेट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। ग्रुप का आगे हम थोड़ा बात करते हैं। It power sharing ensure that power is not concentrated in one person or institution। ये बता गारंटी देता है, या कह सकते हो कि कंफर्म करता है कि पावर जो है कोई एक आदमी कंट्रोल नहीं करेगा या कोई एक इंस्टीट्यूशन नहीं करेगा। अब आई थिंक यू आर फेमिलियर विथ लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है, दोज हु आर मेकिंग रूल्स, एग्जीक्यूटिव दोज हु आर एग्जीक्यूटिंग, एंड जुडिशरी इज वर्किंग एज अ गार्डियंस ऑफ ऑल दोज रूल एंड रेगुलेशन जो हमारी कंट्री में है। अगर मान के चलो जो रूल बना रहे हैं वो एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग एज जुडिशरी, तो वो अपने आप को कभी खराब नहीं कहेंगे ना। या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारा पावर है, स्टेट एम्पावर्ड नहीं है, लोकल गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर्ड नहीं है, तो फिर पावर का इक्वल डिवीजन नहीं हो पाता है। तो ये जो है, और एक हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा चाहे वो करेगी, या स्टेट गवर्नमेंट जैसा चाहे वैसा करेगी। तो ये सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो है पावर डिवीजन कह सकते हो कि एसेंशियल होता है। तो इट इज़ एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। एंड नेक्स्ट, इट प्रमोट कॉपरेशन, पार्टिसिपेशन एंड बैलेंस गवर्नेंस। ये क्या करता है, ये कॉपरेशन को करता है कि आपस में जो लोग कहेंगे एक दूसरे के लिए काम करें, सब लोग जो है जुड़े रहें। पार्टिसिपेशन होती है, किसी को ऐसा नहीं लगता द कंट्री इज नॉट ऑफ आस, और द कंट्री इज, वी डोंट बिलोंग टू दिस कंट्री, वी शुड लीव टू अनदर कंट्री। तो वी शुड लिव फॉर अनदर कंट्री, ऐसा नहीं होना चाहिए। या कह सकते हो कि आप हर लोगों को ऐसा लगता है कि ये हमारा मुल्क है, ये हमारी कंट्री है, और एक बैलेंस गवर्नमेंट की गारंटी देती है। अब देखो, जो पहला केस स्टडीज है आपको बेल्जियम का पढ़ना है। बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है जो कि इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा से छोटा है। क्यों? पॉपुलेशन भी और एरिया वाइज भी। बॉर्डर ये शेयर करता है किसके साथ? फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्जमबर्ग। ठीक है। अब पॉपुलेशन की अगर बात करें तो इसकी 1 करोड़ पॉपुलेशन है, इससे ज़्यादा इंडिया में बहुत सारे स्टेट की पॉपुलेशन है। अब प्रॉब्लम क्या है कि बेल्जियम हैज अ कॉम्प्लेक्स एथनिक एंड लिंग्विस्टिक कंपोजिशन मेकिंग गवर्नेंस चैलेंज। अब ये एथनिक एंड लिंग्विस्टिक कंपोजिशन क्या होता है?
एग्जैक्ट डेफिनेशन का हो तो चलो मैं स्क्रीन पे ये लिख दे रहा हूँ कि a सोशल ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम कल्चर, लैंग्वेज, एंसेस्ट्री एंड ट्रेडिशन एंड फील अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। मतलब क्या होता है, एक जैसे लोग जब कंट्री में रह रहे हो और उनको ऐसा लग रहा हो कि उनका कल्चर सेम है, लैंग्वेज सेम है, एक जैसे पूर्वज हैं या ट्रेडिशन एक है, लेकिन एक अलग अलग ग्रुप के लोग हैं, या कह सकते हो कि उनमें डाइवर्सिटी है। जैसे इंडिया इंडिया की बात करो तो इंडिया में जो है हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है और अलग भी कम्युनिटीज़ के लोग हैं। तो एथनिक कंपोजिशन इंडिया का क्या कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनके बीच में एक कॉमन कल्चर है। क्या कॉमन कल्चर है? बड़ों की रिस्पेक्ट करना, टीचर की रिस्पेक्ट करना, कह सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारा कॉमन है। डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, हमारे हो सकता है लैंग्वेज डिफरेंट है, बट वी आर हैविंग द सेम कल्चर। तो यही जो है यहाँ पे बात की गई है कि बेल्जियम में इस तरह से था। ये जो है ये हमारा कॉमन है। डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, हमारे हो सकता है लैंग्वेज डिफरेंट है, बट वी आर हैविंग द सेम कल्चर। तो यही जो है यहाँ पे बात की गई है कि बेल्जियम में इस तरह से था। अब लैंग्वेज की अगर बात करेंगे तो 59% लोग जो है फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। अगले स्लाइड्स में और अच्छे से इसको देख सकते हो। तो ये देखो, ये रीजन जो है फ्लेमिश रीजन है, इसमें 59% लोग रहते हैं और ये जो लोग रहते हैं ये डच बोलते हैं। ठीक है। 40% जो लोग हैं इस रीजन की बात कर हो रही है, ये 40% लोग जो हैं ये रहते कहाँ पे? वलोनिया में रहते हैं और फ्रेंच बोलते हैं। 1% जो लोग हैं ये वाले देखो आप, 1% लोग हैं जर्मन बोलते हैं। ठीक है, 50, 40 एंड 1%। दिक्कत क्या है कि इसका जो कैपिटल है, इस कैपिटल में फिर जो कंट्री में माइनॉरिटी में है, कौन से लोग? ये जो फ्रेंच लोग जो माइनॉरिटी में हैं, ये कैपिटल में मेजॉरिटी में है। यहाँ पे ये देख लो, ये रेड वाले कौन से हैं? ये इनकी नंबर है। और ये आप इसको और थोड़ा सा बड़ा देखना होगा तो ये आप देखो कि जो कंट्री में मेजॉरिटी में है ये 59% लोग जो हैं, ये 59% लोग कैपिटल में माइनॉरिटी में है। ये आप ब्लू कलर वाले देखो यहाँ पे है। और जो कंट्री में माइनॉरिटी में है ये कौन से? फ्रेंच स्पीकिंग वाले, ये जो है यहाँ पे मेजॉरिटी में है। ठीक है। तो जो माइनॉरिटी है कंट्री में वो कैपिटल में मेजॉरिटी में है, जो कंट्री में मेजॉरिटी में है वो कैपिटल में माइनॉरिटी में है। और 1% लोग जर्मन लैंग्वेज भी बोल रहे हैं। अब दिक्कत क्या है कि फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी वाज हिस्टोरिकल रिच एंड पॉलिटिकली पावरफुल। डच स्पीकिंग मेजॉरिटी बिकम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर लेटर। शुरू में जो फ्रेंच स्पीकिंग थे, जो 40% लोग थे, ये शुरू से ही रिच रहे हैं। बाद में ये जो डच बोलने वाले लोग हो गए, कौन से? ये जो 59% लोग हैं ये बाद में स्ट्रॉन्ग हो गए। डच स्पीकिंग जो लोग थे, हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि डच स्पीकिंग लोग जो थे वो कंट्री में मेजॉरिटी में थे, लेकिन माइनॉरिटी थे कहाँ पे? कैपिटल में। तो प्रॉब्लम हुआ, इसको कैसे सॉल्व किया, ये चैप्टर का कोर है। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है श्रीलंका। श्रीलंका में क्या है कि टोटल पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ थी। सिन्हाला स्पीकर एक लैंग्वेज है सिन्हाला, ये जो बोलते हैं 74% है। सिन्हाला आप जो बोलो। तमिल बोलने वाले लोग 18% है, जिसमें फर्दर डिवीजन है 13% नेटिव इनहेबिटेंट्स, मतलब जो श्रीलंका के तमिल है, और बाकी 5% इंडियन तमिल है। अब ये जो है एक सर्टेन रीजन में रह रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरे कंट्री में है, ये स्पेशली नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट में रह रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये जो सर्टेन रीजन हैं जनरली ये इस पार्ट में, ये जो तमिल्स हैं ये सर्टेन पार्ट में रह रहे हैं। अब सिन्हाला जो है, ये लैंग्वेज की अगर बात करें, जो सिन्हल बोल रहे हैं ये लोग बौद्धिस्ट हैं। ठीक है। जो तमिल लैंग्वेज बोलने वाले हैं ज़्यादातर हिंदूज हैं या मुस्लिम्स हैं, और 7% क्रिश्चियंस जो हैं ये दोनों कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं। या तो वो सिन्हल लैंग्वेज बोल रहे हैं या तो जो है वो तमिल की जो है लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे आप देख लो, ये जो श्रीलंका का है एरिया है, श्रीलंका में मेजर पार्ट में कह सकते हो कि सिन्हल बोलने वाले लोग रह रहे हैं। क्रिश्चियन जो है 7% पॉपुलेशन पे है। जनरली जो लोग हैं वो बुद्धिस्ट पे हैं। तमिल्स की अगर बात करें तो हिंदूज हैं या मुस्लिम्स हैं। ठीक है। अब दिक्कत क्या आई? दिक्कत आई कि 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ किससे? ब्रिटिश से। तो यहाँ पे जो है सिन्हली कम्युनिटी फॉर्म द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है। तो ये जो सिन्हल लोग थे, इन्होंने ही, जो सिन्हल बोलने वाले लोग थे, उन्होंने वहाँ पे सरकार बनाई। सिन्हल
पॉलिटिकल लीडर्स ट्राई टू स्टेब्लिश डोमिनेंस इन गवर्नमेंट। अब यहाँ पे दिक्कत हो गई कि इन लोगों ने जब सरकार बनाई तो सिर्फ और सिर्फ कह सकते हो कि अपने या अपने जैसे लोगों को पावर देने का सोचा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या अडॉप्टेड किया, मेजोरिटेरियन पॉलिसीज फेवरिंग द सिनलिस्ट कम्युनिटीज। तो उन्होंने ऐसी पॉलिसीज बनाई, मेजोरिटेरियन एक वर्ड है, देखना एक मार्क्स में आ सकते हैं आपको, कि एक ऐसी पॉलिसीज बनाई कि जो मेजोरिटी में कंट्री के हैं, दे विल वर्क, दे विल रूल। ठीक है, तो उन्हीं के लिए होगा कंट्रीज में। तो उसको उन्होंने कैसा किया कि 1956 में गवर्नमेंट पास द सिन्हलाज ओनली एक्ट। सिन्हला वॉज डिक्लेयर्ड द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखो तमिल भी है, सिन्हल भी है, तो सिन्हल को जो इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया एंड तमिल लैंग्वेज वॉज इग्नोर्ड इन एडमिनिस्ट्रेशंस। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हुआ, पॉलिसीज क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग रेजिमेंट अमंग तमिल स्पीकर्स। अब तमिल बोलने वाले लोग जो सर्टेन पार्ट में रह रहे थे, उनको क्या लगेगा, भैया हमारी कंट्री पे जो हमारे लिए अनदेखी हो रही है, हमारे साथ गलत हो रहा है। तो ये इशू इतना बड़ा इशू हो गया। अब उसके बाद देखो कि आया क्या कि गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस पॉलिसीज दैट फेवर द सिन्हल कम्युनिटी, प्रेफरेंस टू सिन्हला एप्लीकेंट इन गवर्नमेंट जॉब्स, प्रायोरिटी इन यूनिवर्सिटी एडमिशन फॉर सिन्हल स्टूडेंट। देखो वहीं तक नहीं रहा। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर दैट द स्टेट वुड प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म। अब रिलीजन की भी बात आ गई कि यहाँ पे जो है बुद्धिज्म को प्रमोट किया जाएगा एंड प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो तमिल लोग थे उनको दे स्टार्टेड टू फील एलिनेशन, मतलब एलिनेटेड का मतलब हो गया, उनको लगने लगा कि हम ये कंट्री में, हम तो इतने सालों से रह रहे हैं, हम हमारे पूर्वज रह रहे थे, हमारा जन्म यहीं हुआ, लेकिन अब कंट्री में हमारे साथ गलत हो रहा है। तो इनको क्या लगा कि तमिल को, ऐसा तमिल लोगों को लगा कि उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट नहीं मिल रही है, डिस्क्रिमिनेशन इन अगेंस्ट इन जॉब इन एजुकेशन मिल रहा है एंड इग्नोर्ड बाय सिन्हला पॉलिटिकल लीडर्स, ये गलत हो रहा था। तो तमिल पॉलिटिकल ग्रुप्स डिमांडेड, अब तमिल इन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखा LTTE। ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिमांड रह गई कि रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। सबसे पहले भैया हमारी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में हमको आइडेंटिफाई करो। दूसरा है रीजनल ऑटोनॉमी इन तमिल मेजोरिटी एरियाज, कि जो हमारे मेजोरिटीज एरिया में उसमें हमको जो है, जहाँ पे तमिल लोग हैं उनको कम से कम हमारी जो सरकार बनाने दो, हमको आइडेंटिफाई तो करो पहले। एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, वैसे सबको चाहिए होगा। उसके बाद by the 1918, some Tamil organization demanded an independent state called Tamilelam in the north and east of Sri Lanka। वैसे जब नहीं मिलेगा तो इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना लिया, और इस ऑर्गेनाइजेशन जो पहले मैंने नाम बताया था वही है LTTE। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, और जो वहाँ के लोकल लोग थे, मतलब जो दूसरे ग्रुप थे, इनके बीच में लड़ाई चलने लगी, और इसका रिजल्ट हुआ कि बहुत सारे लोग मारे गए और बहुत सारे लोग रिफ्यूजीज के रूप में कन्वर्ट हो गए। द कॉन्फ्लिक्ट सीरियसली अफेक्टेड सोशल लाइफ। अब जब देखो कंट्री में दो अलग अलग जाति के लोग अगर आपस में भिड़ रहे हैं, तो कह सकते हो कि जैसे मणिपुर में, इंडिया में ऐसा हुआ, तो एक लंबे टाइम तक लोग आपस में कह सकते हो कि पीस नहीं बना पाएंगे, कंट्री में सिचुएशन बेहतर नहीं होंगे। फाइनली जो है इस जो LTTE ऑर्गेनाइजेशन का हेड था प्रभाकरन, उसको मारा गया, और उसके मारने के बाद जो है ये कहानी खत्म हुई। लेकिन अभी भी जो है श्रीलंकन तमिल्स बार बार बात करते रहते हैं कि उनको राइट्स नहीं मिली उतनी जितनी उनको चाहिए होती है। तो देखो कि अगर किसी कंट्री में लोगों को राइट नहीं मिलेगा तो कितने कंडीशंस खराब हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बेल्जियम में कैसे सॉल्व किया है प्रॉब्लम। वहाँ पे भी था, हमने देखा था कि वहाँ पे भी लैंग्वेज का इशू था, लेकिन बेल्जियम के लोगों ने कैसे इसको सॉर्ट आउट किया। तो बेल्जियम के लोगों ने इसको अलग तरीके से सॉर्ट आउट किया। दे रिकॉग्नाइज रीजनल एंड कल्चरल डिफरेंसेस अमंग कम्युनिटीज। इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि भैया हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है। ये देखो एक गवर्नमेंट के रूप में इसको आइडेंटिफाई करना सबसे बड़ी बात है। अगर आप जब तक आइडेंटिफाई नहीं करोगे उसको सॉर्ट आउट कैसे करोगे। मतलब जैसे आप कह सकते हो डायग्नोसिस, इट कैन बी लाइक दैट कि आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कि आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो प्रॉब्लम अगर नहीं है तो फिर डायग्नोसिस नहीं कर पाया। और अगर डॉक्टर आपको डायग्नोसिस कर लेता है तो देन ही कैन कम विथ अ बेटर क्योर। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि दे आर हैविंग कल्चरल डिफरेंसेस, ये अलग अलग कम्युनिटीज़ में, जो कि श्रीलंका में नहीं हो पाया था। और बिटवीन 1970 एंड 1993 द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड 4 टाइम्स। ये देखो 23 ईयर्स में कॉन्स्टिट्यूशन को इन्होंने 4 बार बदला या इसमें सुधार किया। क्यों? ताकि लोगों को बेहतर राइट्स मिले।
है ना। तो द एम वाज टू इनेबल ऑल कम्युनिटीज टू लिव टुगेदर पीसफुली। ये देखो कितनी अच्छी बात है, यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है बेटर राइट मिल जैसा कि लोगों के लिए बेहतर काम हो। तो क्या क्या चीजें चेंज हुई? इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स इक्वल नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। इन्होंने कहा, अब देखो यहाँ के कंपोजिशन क्या थे, आप याद करो कि 59% थे, कहाँ कौन से लोग थे? ये डच लोग थे, और 40% लोग थे ये फ्रेंच लोग थे। ठीक है, अब यहाँ पे डच लोगों को बोला कि भैया थोड़ा सा आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, और फ्रेंच लोगों को बोला कि आपको फ़ायदा हम दे रहे हैं क्या, कि 59% है, आपको 50% अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, और फ्रेंच लोगों को एम्पावर्ड किया गया कि आपकी टोटल परसेंटेज 40 है, बट आपको हम 50 दे रहे हैं। तो दोनों को बराबर बराबर प्रेजेंटेशन मिल गया। ठीक है, यही लाइन है कि देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वल नंबर ऑफ डच स्पीकिंग एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस इंश्योर दैट नो सिंगल कम्युनिटी कैन टेक डिसीजन ऑन इलेक्ट्रली। दैट मीन्स देखो दोनों लोगों की बराबर बराबर हुए। अब मान के चलो 59% और 40% डिवीजन होता तो भी डच लोग अपना मेजोरिटी सीट उनके पास थी तो वो वैसा करते, फ्रेंच लोगों की कम थी तो उनके लिए सही नहीं हो पाता, इसलिए दोनों को बराबर बराबर कर दिया गया। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट लॉज रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी फ्रॉम ईच लिंग्विस्टिक ग्रुप। और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रूल थे जहाँ पे हर लोगों से पूछा जाने लगा कि ये क्या ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लाइक दैट। इसके बाद रीजनल लेवल की अगर बात करें तो व्हाट दे हैव डन कि मेनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वे आर ट्रांसफर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो पावर की अगर बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को स्टेट गवर्नमेंट के रूप में डिवाइड किया गया। बहुत सारे पावर को, जैसे हमारे कंट्री में है ना, पावर का डिवीजन सेंटर, स्टेट और लोकल लेवल पे है। फेडरलिज्म चैप्टर पे इस पे डिटेल में बात करेंगे। जैसे कुछ सब्जेक्ट पे सेंटर रूल बना सकती है, कुछ पे स्टेट बना सकती है, कुछ पे लोकल। थोड़ा सा अभी बस आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। जैसे रेलवे की अगर बात करें तो रेलवे पे रूल एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा। अगर बात करेंगे पुलिस के लिए तो देखो स्टेट पुलिस होती है ना, तो इसके लिए स्टेट बनाएगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, म्यूनसिपैलिटीज़ की अगर बात करें तो म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए रूल एंड रेगुलेशन कौन बनाएगी? तो लोकल गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये पावर का डिवीजन है। तो यहाँ पे भी ऐसा किया गया कि सेंटर के ज़्यादातर पावर को कर सकते हो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया ताकि स्टेट भी एम्पावर्ड फील करे। और ये स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कि ये दो टाइप के, ये दो स्टेट हैं इनके, तो उनको रिप्रेजेंट कर रहा था। स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबॉर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट थी वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट नहीं थी, दे आर इंडिपेंडेंट, वो अपना काम कर रही थी। इससे क्या हुआ कि दे आर प्रोवाइडिंग रीजनल ऑटोनॉमी एंड बैलेंस ऑफ पावर। दे आर फाइंडिंग कि बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। ठीक है, अब इसके बाद जो ब्रुसेल्स, क्या था ब्रुसेल्स? ब्रुसेल्स का कैपिटल था इसके। और यहाँ पे क्या था, आपको याद होगा कि ब्रुसेल्स में जो कंट्री में माइनॉरिटी में थे कौन? फ्रेंच। ये आप देख लो यहाँ पे। और मेजोरिटी में कौन थे? डच स्पीकर। इनकी परसेंटेज 59, इसकी 40%। तो ब्रुसेल्स में सिचुएशन क्या थी कि डच स्पीकिंग लोग 20% थे और फ्रेंच स्पीकर 80% थे। ठीक है, तो अब डच स्पीकर्स कम थे, लेकिन इनको बोला गया कि आपको थोड़ा सा यहाँ बेनिफिट हम देंगे, क्या कि आपकी परसेंटेज को यहाँ 50 कर देंगे, और फ्रेंच को बोला कि आपको थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपके परसेंटेज भी यहाँ 50 कर देंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन। दो चीज़ें होंगी, फिर से मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको नहीं समझ आए होंगे या थोड़े से कंफ्यूज हुए होंगे। देखो, एक सेंटर गवर्नमेंट बनाई गई, तो सेंटर गवर्नमेंट में दोनों को बराबर बराबर दिया गया कि डच और कहाँ पे? फ्रेंच, ये दोनों लोगों को बराबर है हिस्सा, है ना। और कैपिटल जो इसका था, कैपिटल क्या था? ब्रुसेल्स, उसमें भी दोनों को बराबर बराबर हिस्सा। ये आप पिक्चर देखो, यहाँ पे देखो, ये अलग अलग है ना। तो ये दोनों लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, जिससे कि लोग खुशहाल रहे। अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट लेके आए, दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या था कि इसमें डच, फ्रेंच और 1% जो जर्मन लैंग्वेज थे, ये तीनों मिलके इसको इलेक्ट कर रहे थे। ये कल्चरल मैटर्स को सॉर्ट करता था, है ना। और ये मॉडल इतना सक्सेस हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट लैंग्वेज जो प्रॉब्लम थे उसमें सॉर्ट हो गया, क्योंकि तीनों लोगों को पार्टिसिपेशंस मिल गई और लैंग्वेज के हिसाब से किसी तरीके का कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। और ब्रसेल्स जो है बिकम द हेड क्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन, शोइंग द
स्टेबिलिटी ऑफ बेल्जियम पॉलिटिकल सिस्टम। अब देखो, तो दो से केस देखा हमने कि बेल्जियम में पावर शेयरिंग जो हुआ वो पीस एंड यूनिटी लाया, जबकि श्रीलंका में जो क्या हुआ, एक ही ग्रुप को जब पावर करने को मिला तो उसमें से क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविल वॉर के सिचुएशंस हो गए, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर श्रीलंका में भी मान के चलो कि सिन्हला को कहा जाता कि आप, और जो तमिल स्पीकर थे उनको ये कहा जाता कि दोनों के लिए 50-50% गवर्नमेंट में हिस्सेदारी होगी, तो यहाँ पे क्या कोई प्रॉब्लम आती? बिल्कुल नहीं आती, किसी तरीके का प्रोटेस्ट नहीं होता। तो यही जो है हमारा चैप्टर का अगला पार्ट है कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। पावर शेयरिंग दो कारण से जरूरी है, वन इज कॉल्ड प्रूडेंशियल रीजन, अनदर इज कॉल्ड मॉरल रीजन। प्रूडेंशियल रीजन जो है प्रैक्टिकल बेनिफिट्स कर सकते हो, और मॉरल बेनिफिट रीजन जो है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। अब प्रूडेंशियल रीजंस का क्या मतलब हो गया कि पावर शेयरिंग रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। तो हम लोगों ने देखा कि अगर पावर शेयरिंग होती है तो आपस में लोग लड़ाई नहीं करते, जैसे बेल्जियम में लड़ाई नहीं हुई, जबकि श्रीलंका में भयंकर लड़ाई हुई। इसके बाद इट हेल्प्स टू मेंटेन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड पीस। वो भी ऐसे लड़ाई नहीं होगी तो क्या होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और लोग जो है शांति बनाए रखेंगे। और व्हेन द मेजॉरिटी इम्पोजेज इट्स विल ऑन माइनॉरिटीज, टेंशन एंड वायलेंस में राइज। और जब सब लोगों को लगेगा ना कि हमारा कंट्री है, तो कोई अपनी कह सकते हो कि किसी को एलिनेटेड फील नहीं होगा, जैसा कि श्रीलंका में हुआ। और जब अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अपनी इच्छाओं को दूसरे के ऊपर थोपेंगे, और लोग लड़ाई कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से कह सकते हो, इस तरह के केसेस में क्या होगा कि मेजॉरिटी जो है माइनॉरिटी के ऊपर रूल करना शुरू करेगा, जो बहुत सारी कंट्रीज में हो रहा है। स्पेशली आप देखोगे कि जो हमारे पड़ोस के कंट्रीज में है, ये जनरली यही सारी चीज़ें, इंडिया में ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें तो कोalition गवर्नमेंट इन जर्मनी, इन 2005 इलेक्शन इन जर्मनी, नो पॉलिटिकल पार्टी ऑन अ क्लियर मेजॉरिटी, ठीक है। अब टू राइवल पार्टीज फॉर्म्ड अ ग्रैंड कोalition गवर्नमेंट, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन एंड सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। डिस्पाइट डिफरेंट आइडियोलॉजी दे शेयर पावर एंड गवर्न टुगेदर इंश्योरिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अब देखो, ये दो पार्टीज बन गई और दोनों ने पावर को शेयर कर लिया, तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है। Tyranny of the majority occurs when majority dominates and ignores minority interest, ठीक है। ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टायरनी? टायरनी का मतलब वो हिंदी में कहते हैं ना कि लोगों पे जुल्म करना, या मतलब इट इज लाइक अ क्राइम। तो ये कब होता है? व्हेन द मेजॉरिटी डोमिनेट्स एंड इग्नोर्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट। जब कंट्री में मेजॉरिटी में जो लोग हैं वो रूल कर रहे हैं और जो माइनॉरिटी है उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम आती है। दिस सिचुएशन बिकम्स ऑप्रेसिव फॉर माइनॉरिटी ग्रुप्स। तो जो ऑब्वियस हैं, जो कंट्री में माइनॉरिटी है उनके लिए दिक्कत लाता है। इट कैन ऑल्सो हार्म द मेजॉरिटी इन लॉन्ग रन बाय क्रिएटिंग इनस्टेबिलिटी, प्रोटेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। ऑब्वियस है, इस तरह के सिचुएशंस आएंगे। जो दूसरा रीजन है दैट इज कॉल्ड मॉरल रीजंस। इसमें क्या होता है कि पावर शेयरिंग रिफ्लेक्ट्स द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये पावर शेयरिंग जब होता है तो डेमोक्रेसी के जो कह सकते हो ट्रू फेस नजर आता है। इन ए डेमोक्रेसी पावर शुड बी शेयर्ड अमंग ऑल ग्रुप्स। कंट्री में जितने लोग हैं सबको ऐसा लगना चाहिए कंट्री उनका है, किसी को ऐसा नहीं फील होना चाहिए कि ये कंट्री हमारा नहीं है, इसलिए सब लोगों को एम्पावर्ड होना चाहिए। एंड पीपल हैव द राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्न, ठीक है। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन डिसीजन मेकिंग मेक्स अ गवर्नमेंट लेजिटिमेट एंड स्ट्रॉन्ग। पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन मतलब इलेक्शंस हो रहे हैं और मान के चलो कि एक हमारे कंट्री में जैसे मान के चलो एक रिलीजन है, उसको वोटिंग के अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तो उसको क्या लगेगा कि भैया हमारा कंट्री है ही नहीं, क्योंकि हमसे गवर्नमेंट हम गवर्नमेंट चूज कर रहे हैं, ना हम गवर्नमेंट जो है हमसे कोई चीज़ पे मतलब रख रही है, ठीक है। तो ये दिक्कत आती है। अब पावर शेयरिंग जो है, दो इसके की आइडियाज की अगर बात करें, दैट इज कॉल्ड प्रूडेंशियल रीजन एंड मॉरल रीजन, ठीक है। व्हाट इज प्रूडेंशियल रीजन? फोकस ऑन बेटर पॉलिटिकल आउटकम्स एंड स्टेबिलिटीज, एंड मॉरल रीजन्स एम्फेसाइज डेमोक्रेटिक वैल्यूज, पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटीज। जो वहाँ पे बात किया शॉर्ट में यही चीज़ है कि प्रूडेंशियल रीजन का मतलब हो गया, ये बात करता है कि बेटर पॉलिटिकल आउटकम्स एंड स्टेबिलिटी का। और मॉरल क्या है? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के बारे में बात करता है, हर लोगों के पार्टिसिपेशन के बारे में बात करता है, एंड इक्वालिटी की गारंटीज देता है। फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग की अगर बात करें तो पावर शेयरिंग के बारे में अगर ऐसे पहले जो इट वाज बिलीव दैट ऑल पावर शुड बी कंसंट्रेटेड इन वन पर्सन और इंस्टीट्यूशन, पहले ऐसा माना जाता था। पीपल थॉट दैट डिवाइडिंग पावर वुड स्लो डिसीजन मेकिंग। पहले ऐसा लगेगा कि अलग अलग हम लेवल्स में पावर को डिवाइड करेंगे तो डिसीजंस जो है स्लो होता है, और वो होता भी है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे डेमोक्रेसी इंक्रीज कर रही है ये आइडिया थोड़े से बदल रहे हैं।
कैसे कि इन अ डेमोक्रेसी पीपल आर द सोर्स ऑफ पॉलिटिकल पावर, सो पावर शुड बी शेयर्ड अमंग इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल ग्रुप्स। तो क्या होना चाहिए कि डेमोक्रेसी मीन्स पीपल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशंस। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है ना कि हम रूल कर रहे हैं, मतलब एज ए इंडिविजुअल आई एम रूलिंग, लेकिन कैसे, हम डायरेक्ट नहीं रूल कर रहे हैं बट थ्रू आउट दैट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। और डेमोक्रेटिक सिस्टम मस्ट रिस्पेक्ट डाइवर्स व्यूज एंड सोशल ग्रुप्स। ये अलग अलग लोगों के हमारे ओपिनियंस हो सकते हैं, ये हमारा कह सकते हो कि डाइवर्सिफिकेशन होता है। इंडिया में सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, इंडिया में 145 करोड़ लोग हैं, तो इतने लोगों के वैल्यूज या व्यूज का रिस्पेक्ट होना चाहिए। एवरी ग्रुप शुड हैव ए वॉइस इन पब्लिक पॉलिसीज डिसीजंस। ठीक है, तो ये होना ही चाहिए। देयरफॉर पॉलिटिकल पावर मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड ग्रुप। ठीक है, तो ये किस तरह से डिवाइड होता है। सो पावर जो है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसको हम लोगों ने पहले भी बात किया था, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये तीन है। लेजिस्लेचर क्या करते हैं, लेजिस्लेचर रूल बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी इंटरप्ट करता है कि भैया सब कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, इसको जो है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं, बिकॉज ऑल ऑर्गन वर्क एट सेम लेवल। यहाँ पे कोई किसी को इंटरप्रेट नहीं कर रहा है, तीनों इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा, है ना। ईच ऑर्गन चेक द पावर ऑफ अदर्स, यहाँ कर सकते हैं एक दूसरे का। प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे बात कर रहे होते हैं ना कि ऐसा नहीं है लेजिस्लेचर कुछ ऐसा रूल बना दे जिससे आम पब्लिक है ना यहाँ पे इसको जो है कह सकते हो कि क्रश कर दिया जाए। तो एग्जीक्यूटिव वहाँ पे देखेंगे भैया ये सही है नहीं है, इसको कैसे करना है, या जुडिशरी इस चीज को देखेगी। जुडिशरी जो है कैन रिव्यू लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर ने ऐसे रूल बनाए, मान के चलो कि ऐसा इसने कहा कि 18 साल के जो लोग हैं, सपोज एक स्टेट का मैं बता दूं कि गोवा के लोग हैं, वोटिंग नहीं कर सकते। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, गोवा के लोग अगर कोई देख रहे हैं, नाराज नहीं होना। तो अब गोवा के लोगों को बुरा लगेगा, तो इस गोवा के लोग कहाँ जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, ये देखेंगे कि भैया सही बनाया है नहीं बनाया, ये रूल गलत है, गोवा के लोग क्यों नहीं वोट देंगे, एकदम देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन गोवा के लोगों के लिए भी है। तो ये काम जो है चेक एंड बैलेंस, यही चीज होता है कि वो देखता है कि क्या सही हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। नेक्स्ट है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो यहाँ क्या होता है कि पावर का डिवीजन जो है डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे होता है, स्टेट गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट दैट इज कॉल्ड रीजनल लेवल, एंड थर्ड इज कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट जो कि पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ये इसको वर्टिकल क्यों कहते हैं, यहाँ पे फेडरल डिवीजन ऑफ पावर हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर डिवाइड पावर बिटवीन डिफरेंट लेवल। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन दे रही है गारंटी कि सेंटर के पास क्या पावर होगा, स्टेट के पास क्या पावर होगा, लोकल के पास क्या पावर होगा। तो इंडिया हैज अ यूनियन, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, यही सिस्टम को फेडरलिज्म कहते हैं। और यही जो है आपका चैप्टर 2 भी हम लोग जो है इसी पे बात करेंगे और डिटेल में, है ना। तो ये तो दो टाइप का हो गया, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। और थर्ड जो है पावर शेयरिंग सोसाइटी और पॉलिटिक्स में कैसे होता है कि पावर अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी होता है। कैसे, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज में होता है, माइनॉरिटी ग्रुप्स में होता है, वुमन एंड वीकर सेक्शंस में होता है। जैसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर SC एंड ST इन इंडिया, आपको पता है कि टोटल इंडिया में अगर 543 सीट्स है, इसमें 84 सीट्स SC के लिए एंड 47 जो सीट है ST के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो ये क्या है कि इनके लिए एम्पावरमेंट के लिए तो ये चीज है, सोसाइटी में कह सकते हो कि या पावर शेयरिंग का डिवीजन ही तो है कि इन सारे लोगों को एम्पावर करने के लिए पावर शेयरिंग है। इनफैक्ट एमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं। कैसे, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड सोशल मूवमेंट इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट डिसीजंस। बहुत बार ऐसा होता है कि मान के चलो गवर्नमेंट ने एक डिसीजंस लाया कि 25 साल के लोग जो होंगे वो वोटिंग करेंगे इंस्टेड ऑफ 18 ईयर्स। तो बहुत सारे लोगों को वोटिंग करने का अधिकार नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के अपोजिशन में आ जाएंगे, बहुत सारे प्रेशर ग्रुप बनने लगेंगे, बहुत सारे सोशल मूवमेंट होने लगेंगे। तो इससे गवर्नमेंट के डिसीजन क्या होंगे, दे हैव टू चेंज। समटाइम 2 or more parties from a coalition government and शेयर पावर, ये भी होता है। बहुत सारे स्टेट में देखना कि 2 या अभी सेंटर में भी सेम सिचुएशन है, स्टेट में भी सेम सिचुएशन बहुत सारे स्टेट में है कि 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज मिलके कोalition गवर्नमेंट बनाती है। इंटरेस्ट ग्रुप लाइक फार्मर्स, वर्कर, ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रीज इन्फ्लुएंस पॉलिसीज थ्रू लॉबिंग, प्रोटेस्ट एंड कम्युनिटीज। ऐसा भी हो सकता है, बहुत सारी जगह पे क्या होते हैं कि फार्मर्स का यूनियन है, वर्कर्स का यूनियन है,
ट्रेडर्स का यूनियन है, इंडस्ट्री के अपने लोगों का यूनियन है, तो ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट पे प्रेशर बना सकते हैं। तो ये पावर शेयरिंग का एक पार्ट है ना। अब जो अभी तक क्या क्या पढ़ा चैप्टर में, एक शॉर्ट रिवीजन है। सबसे पहले हमने बेल्जियम का केस पढ़ा। यहाँ पे क्या था, एक ऐसी कंट्री थी जो मल्टीपल लैंग्वेज का था, और लीडर्स यहाँ पे इन लोगों ने क्या अडॉप्ट किया, पावर शेयरिंग और एकोमोडेशन का। इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डच एंड फ्रेंच का आया, जिसके कारण कंट्री में पीस बना रहा है ना। क्रिएशन ऑफ रीजनल एंड कम्युनिटीज गवर्नमेंट बना दिया, रिजल्ट पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। श्रीलंका में क्या रहा, मेजोरिटी सिन्हाला जो थे ये डोमिनेट कर रहे थे, इसके कारण इन्होंने क्या किया कि सिन्हाला ने एक एक्ट लाया जिसमें से तमिल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, और तमिल डिमांडेड ऑटोनॉमी एंड लेटर अ सेपरेट स्टेट तमिल एलम की डिमांड हो गई। ठीक है, और इसका रिजल्ट हुआ, यहाँ सिविल वॉर चले, लंबे चले, और इनफैक्ट आज तक श्रीलंका में अच्छी सिचुएशन नहीं है। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन, दो की बात किया, क्योंकि प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है, रिड्यूस सोशल कॉन्फ्लिक्ट, प्रमोट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, एंड मोरल रीजन में रिफ्लेक्ट द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंश्योर पार्टिसिपेशंस एंड इक्वालिटी। ठीक है, बाकी हम लोगों ने बात किया फिर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में, जिसमें कि चेक एंड बैलेंस होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें कि सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट में डिवाइड किया जाता है, जो कि हमारा अगले चैप्टर का बेस भी है, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। सोशल ग्रुप के में भी पावर डिवाइड किए जाते हैं, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, SC ST, वुमन, एंड एमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। कैसे, कोलिशन गवर्नमेंट, रोल ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप, इस तरह से होता है। तो यहीं तक चैप्टर था। आपको अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ, मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक्सप्लेन करूं। तो चलो मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियोस में, दैट मीन्स सिविक्स की दूसरे चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म, एक्सप्लेन करूं। तो चलो मिलते हैं अगले और नेक्स्ट वीडियोस में, दैट मीन्स सिविक्स की दूसरे चैप्टर की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।